नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों पर सरपंच संघ का विरोध, अतिरिक्त विकास अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पाली जिले के पंचायत समिति देसूरी क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों और पेयजल आपूर्ति की बदहाल व्यवस्था को लेकर सरपंच संघ ने नाराजगी जताई है। सरपंच संघ जिलाध्यक्ष व घाणे राव प्रशासक चंद्रशेखर मेवाड़ा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने अतिरिक्त विकास अधिकारी ललित व्यास को ज्ञापन सौंपकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। ज्ञापन में बताया गया है कि पंचायत समिति देसूरी के अधीन अधिकांश ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन के कार्य अभी तक अधूरे पड़े हैं। कई स्थानों पर पेयजल आपूर्ति की समुचित व्यवस्था नहीं है और पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कें भी क्षतिग्रस्त अवस्थाएं पड़ी हुई हैं। इससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासकों ने आरोप लगाया है कि जमीनी स्तर पर कार्य पूर्ण नहीं होने के बावजूद ग्राम पंचायतों के प्रशासकों और ग्राम विकास अधिकारियों पर कार्य पूर्णता संबंधित प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्हें इसे अनुचित बताते हुए कहा कि जब तक पेयजल व्यवस्था सुचारू नहीं हो जाती और अधूरे कार्य पूर्ण नहीं हो जाते तब तक ग्राम पंचायतें किसी प्रकार का प्रमाण पत्र जारी नहीं करेंगी। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से मांग की गई है कि अधूरे कार्यों के संबंध में किसी भी प्रकार का अनुचित दबाव नहीं बनाया जाए और पहले ग्रामीणों को बेहतर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सरपंच संघ ने चेतावनी दी कि समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलनात्मक कदम भी उठाए जा सकते हैं। इस दौरान पंचायत समिति देसूरी के 24 ग्राम पंचायतों के प्रशासक उपस्थित रहे। जितने भी जेजेएम के काम हुए पंचायतों में सारा काम अधूरा पड़ा है। एक भी काम परफेक्ट हुआ नहीं। बहुत से कई जगह तो लाइनें बाहर पड़ी है, लाइनें भी टूट गई, 6 गहरी लाइनें डाली है। हर गली में जेजेएम ने जो काम किया तो सीसी रोड टूटा हुआ पड़ा है। हमने बहुत बार उनके खिलाफ कार्रवाई भी लिखित में दी है, लेकिन आज भी उनकी कुछ जनसुनवाई नहीं हुई है। अब किस प्रकार की जो एनओसी है, काम तो सारा अधूरा पड़ा है। पानी नहीं आ रहा है। जो हवाले बने हैं जेजेएम वाले गाय के लिए हवाले बने, वो 4 हवाले सूखे पड़े। पंचायत हवाला भरा रही वो निजी आय से। ये स्थिति है जेजेएम वालों की। पाली जिले में जो भी जेजेएम द्वारा काम हुए हैं, मैं जिला अध्यक्ष के नाते पूरे जिले की जांच कराना चाहता हूं, क्योंकि जिस गांव में नाम लिखे हुए हैं, लिस्ट में नाम है, उन आदमी एक भी जेजेएम का उसके गांव में गया भी नहीं है, लाइन भी नहीं डाली है और वहां की एनओसी मांग रहे हैं। और एनओसी की जो दबाव बना रहे हैं ये अच्छा नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा है, ये अच्छा नहीं है। और हम सरपंच संघ एसीडी में जाएगा और इसकी पूरी जाँच कराएगा, पूरे जिले की जांच कराएगा। और जल जीवन मिशन में जो एनओसी के लिए दबाव बनाया जा रहा है वो निराधार गलत है, क्योंकि ग्राम पंचायतों के अंदर जेजेएम द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो घटिया किस्म के किए गए हैं और कार्य पूरे नहीं किए गए। पर्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है। इसलिए सारे सरपंच महोदय से अपील है कि कोई भी प्रशासन के दबाव में आके एनओसी जारी नहीं करे। पाली जिले के पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों और पेयजल आपूर्ति की बदहाल व्यवस्था को लेकर मारवाड़ सरपंच संघ ने नाराजगी जताई है। सरपंच संघ अध्यक्ष कालूराम सिडवी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने विकास अधिकारी भागीरथ सिंह को ज्ञापन सौंपकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। ज्ञापन में बताया गया कि पंचायत समिति मारवाड़ के अधीन अधिकांश ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन के कार्य अभी तक अधूरे पड़े हैं। कई स्थानों पर पेयजल आपूर्ति की समुचित व्यवस्था नहीं है और पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कें भी क्षतिग्रस्त अवस्थाएं पड़ी हुई हैं। इससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासकों ने आरोप लगाया कि जमीनी स्तर पर कार्य पूर्ण नहीं होने के बावजूद ग्राम पंचायतों के प्रशासकों और ग्राम विकास अधिकारियों पर कार्य पूर्णता संबंधित प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने इसे अनुचित बताते हुए कहा कि जब तक पेयजल सुविधा और व्यवस्था सुचारू नहीं हो जाती, अधूरे कार्य पूर्ण नहीं हो जाते, तब तक ग्राम पंचायतें किसी प्रकार का प्रमाण पत्र जारी नहीं करेंगी। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से मांग की गई है कि अधूरे कार्यों के संबंध में किसी भी प्रकार का अनुचित दबाव नहीं बनाया जाए और पहले ग्रामीणों को बेहतर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मारवाड़ सरपंच संघ ने चेतावनी दी कि समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलनात्मक कदम भी उठाए जा सकते हैं। इस दौरान पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन के अनेक ग्राम पंचायतों के प्रशासक उपस्थित रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक MSRT के माध्यम से विशेष ध्यान का करवाया गया अभ्यास। एस व्यास यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के प्रोफेसर चांसलर प्रोफेसर BR रामाकृष्णन द्वारा करवाया गया अभ्यास योग एवं ध्यान से मानसिक संतुलन और कार्यक्षमता का विकास संभव। प्रोफेसर BR
रामाकृष्ण ने कहा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में कुलगुरु प्रोफेसर वेद गोविंद सहाय शुक्ल की गरिमा में उपस्थिति में एस व्यास यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के प्रोफेसर चांसलर प्रोफेसर B.R. रामाकृष्ण द्वारा प्रातःकालीन माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक MSRT के माध्यम से विशेष ध्यान का अभ्यास कराया गया। प्रोफेसर B.R. रामाकृष्ण योग विज्ञान, चेतना अध्ययन एवं समग्र स्वास्थ्य के क्षेत्र के प्रतिष्ठित शिक्षाविद हैं। योग एवं ध्यान आधारित स्वास्थ्य संवर्धन की विभिन्न विधियों पर उनके दीर्घ अनुभव का लाभ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों, शोधार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों को प्राप्त हुआ है। उन्होंने प्रतिभागियों को माइंड साउंड रेजोनेंट टेक्निक के वैज्ञानिक और व्यावहारिक पक्षों से अवगत कराते हुए ध्वनि, श्वास एवं ध्यान के समन्वयन के माध्यम से मानसिक शांति, एकाग्रता तथा आंतरिक संतुलन विकसित करने का अभ्यास कराया। उन्होंने कहा कि नियमित ध्यान और योगाभ्यास न केवल मानसिक तनाव को कम करता है बल्कि व्यक्ति की कार्य क्षमता, निर्णय क्षमता और भावनात्मक संतुलन को भी मजबूत बनाता है। सत्र प्रातः 6:30 से आरंभ हुआ, जिसमें विश्वविद्यालय के 200 से अधिक संकाय सदस्य, कर्मचारी, स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सत्र के दौरान प्रतिभागियों ने विभिन्न ध्वनि अनुनाद आधारित अभ्यासों में सहभागिता कर स्वयं को अत्यंत लाभान्वित महसूस किया। इस अवसर पर कुलगुरु ने प्रोफेसर B.R. रामाकृष्ण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के योग एवं ध्यान आधारित सत्र शिक्षकों, शोधार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों के व्यक्तित्व विकास, मानसिक स्वास्थ्य और कार्यकुशलता संवर्धन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षण, अनुसंधान और रोगी सेवा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए मानसिक संतुलन एवं अनुशासनात्मक आवश्यक है और ऐसे कार्यक्रम समग्र स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कार्यक्रम का समन्वयन प्राचार्य यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज डॉक्टर चंद्रभान शर्मा ने किया। डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। शहर में सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब उम्मेद अस्पताल के पास गीता भवन के सामने स्थित एक कूड़ेदान में नवजात बच्ची का शव मिलने की सूचना सामने आई। घटना की खबर मिलते ही क्षेत्र में लोगों की भीड़ जमा हो गई और माहौल गमगीन हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह करीब 6 बजे एक युवक कचरा डालने के लिए कूड़ेदान के पास पहुंचा। इसी दौरान उसकी नजर कूड़ेदान में पड़े नवजात के शव पर पड़ी। युवक ने तुरंत आसपास के लोगों को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। सूचना मिलने पर प्रतापनगर सदर थाना पुलिस के ASI सुरताराम पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया। प्रथम दृष्टया शव नवजात बच्ची का बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर महात्मा गांधी अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया है। ASI सुरताराम ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे नवजात शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और नवजात को कूड़ेदान में फेंकने वालों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही नवजात की मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। मामले की जाँच जारी है। क्या है सर नवजात? आज सुबह करीब 6:30-7 बजे के बीच में थाना पर सूचना मिली कि गीता भवन के सामने उम्मेद अस्पताल की दीवार के पास रखे एक डस्टबिन में नवजात शिशु के शव की पड़ा होने की सूचना मिली, जिस पर मैं मौके पर गया और नियमानुसार वहां पर मौके पर पुलिस कंट्रोल रूम उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया और FSL टीम और डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया। आज कार्रवाई के नवजात को अस्पताल लेकर आए हैं। यहाँ जो भी डॉक्टरी कार्रवाई होगी, जिंदा है तो उसका इलाज करवाया जाएगा और मृत है तो उसके अनुसार पोस्टमार्टम की कार्रवाई और उसके जो वारिसान है उसकी तलाश की जाएगी। ये नवजात लड़की है लड़का है? ये अभी देखने में क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लड़की का हो सकता है। जिला मुख्यालय पर मुहर्रम पर्व मद्देनजर विभिन्न समस्याओं के लिए मुस्लिम समाज ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिला मुख्यालय पर आगामी 23 जून से 25 जून तक आयोजित होने वाले मुहर्रम पर्व में अनेक समस्याओं के निस्तारण के लिए आज मुस्लिम समाज और मुहर्रम सदर द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मांग की गई कि ज्ञापन बताया गया मुहर्रम रूट मार्ग पर झूल रहे और नीचे लटक रहे विद्युत तारों को ऊंचा करने, रास्ते में आने वाले पेड़ों की टहनियों को हटाने, रूट में नालों की सफाई करने और सड़क मार्ग पर खड्डे की मरम्मत करने की मांग की गई। साथ ही असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए मुहर्रम पर्व जुलूस पर व्यापक सुरक्षा प्रबंध और ड्रोन कैमरे की निगरानी की मांग भी की गई है। ईद के मुहर्रम के लाइसेंसदार और इस पूरे मुहर्रम की जलसे की अगवानी करने वाले
हाजी मोहम्मद उमर लोहार साहब हैं, जो इनके नेतृत्व में शाला मोहर्रम का जुलूस निकलता है। ये आज कलेक्टर साहब को साथ सभी लोग हम लोग आए थे, लाइसेंसदार सहित, और जो मोहर्रम में जो समस्या हैं उसके बारे में आप बताएं। भाई साहब बताओ क्या क्या आपने मांग की है? बिजली के तार है, रोड सड़कें हैं, और एयरटेल की वो तार वगैरह, जियो के तार, जो भी समस्या है सबका लिखित में कलेक्टर साहब, एसपी साहब और आयुक्त वगैरह सबको दे रहे हैं और कलेक्टर साहब को दे दी है। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया। आईपीएस मंगलेश चुंडावत पाली की शहर की सिटी सीओ होंगी। पुलिस मुख्यालय के आदेश तबादला सूची जारी की गई है। वे जोधपुर पुलिस आयुक्तालय में सहायक पुलिस आयुक्त सेंट्रल के पद पर से ट्रांसफर होकर पाली आ रही हैं। इससे पहले भी 2 साल तक वे पाली के ग्रामीण सीओ के पद पर जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। सोमवार को जारी तबादला सूची में उनका नाम 141 पुलिस अधिकारियों के साथ शामिल रहा। जोधपुर से पाली शहर में उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है और कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस जयपुर की ओर से सोमवार को पुलिस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई थी और सूची में 141 पुलिस अधिकारियों के नाम के साथ मंगलेश चुनावत का नाम भी तबादला में शामिल है। इस बार उन्हें पाली का सिटी सीओ बनाया गया है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अनुपयोगी रेलवे लाइनें हटाने का कार्य शुरू हुआ है। मारवाड़ जंक्शन विगत लंबे समय से जोधपुर से अहमदाबाद की ओर जाने वाले रेलवे ट्रैक के पास रेलवे विभाग द्वारा रखी हुई अनुपयोगी लाइनों की नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद मंगलवार से ठेकेदार द्वारा लाइनें हटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जय श्री कृष्णा साई दर्शन हेल्पलाइन ग्रुप के मुख्य प्रबंधक देवेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि यह लाइनें अधिक तादाद में रखी होने से रेलवे विभाग से जुड़े कर्मचारी और अन्य आमजन को लाइनों के अंदर अपना घर बना चुके जहरीले सांप, बिच्छू और जीव जंतुओं की वजह से खतरा बना हुआ था और यह सभी जीव जंतु ठंड के समय बिलों से बाहर आकर लाइनों के समीप स्थित घरों और दुकानों में प्रवेश कर जाते थे, जिससे जान का खतरा बना हुआ था। रेलवे अधिकारियों से हेल्पलाइन ग्रुप द्वारा आग्रह किया जा रहा था कि अनुपयोगी लाइनों को जल्द हटाकर आमजन को राहत दी जाए। नवनियुक्त सहायक मंडल इंजीनियर उपेंद्र कुमार द्वारा कार्य ग्रहण करने के बाद से रेलवे परिसर के विकास और अन्य समाधान को लेकर सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। उपेंद्र कुमार द्वारा व्यक्तिगत रुचि लेने के बाद मंगलवार को दिनेश नंगलिया सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेल पथ के नेतृत्व में आरपीएफ पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में लाइनें हटाने का कार्य ठेकेदार के माध्यम से शुरू करवाया गया। ग्रुप मारवाड़ जंक्शन, और इससे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो अनुपयोगी जितने भी रेलवे लाइन थी, और ये रेलवे लाइनें वो है जिसका आप यहाँ पर ऑप्शन हो रहा है, नीलामी हो रही है। और यहाँ पर मैं मारवाड़ जंक्शन की सर सभी की तरफ से, हेल्पलाइन सेंटर की तरफ से आह्वान करना चाहता हूँ कि ये जो लाइनें हम यहाँ से हटा रहे हैं, रेलवे प्रशासन को और जो कॉन्ट्रैक्टर आए उनको सहयोग करें। मैं हालांकि इनको इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी यहाँ से आना जाना कर रहे हैं उसको बिल्कुल बंद करें। ये वायरल मेरा वीडियो जब होगा तब तक ये 3-4 दिन कार्यक्रम चलेगा। कब्रिस्तान के पास भी जिनकर बस्ती में चूसने वाले बाबल करके के पास और स्टेट बैंक के पीछे जितनी भी यहाँ पर लाइनें हैं उनको जब तक ये उठ नहीं जाए और ये रेलवे जब तक कोई रास्ता बिल्कुल साफ नहीं करे तब तक आप इसका आवागमन नहीं करें, अन्यथा आपको आरपीएफ द्वारा चालान का सामना करना पड़ेगा और आपकी गाड़ी को सीज कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। नागरिकों पर पाकिस्तानी हुकूमत की बर्बरता बर्दाश्त नहीं, शिवसेना यूबीटी ने कहा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में हो रहे मानव अधिकारों के हनन पर चुप्पी तोड़े। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के रावलकोट और मुजफ्फराबाद में भड़की भीषण हिंसा और पाकिस्तान प्रशासन द्वारा किए जा रहे नागरिकों के दमन पर बेहद सख्त रुख अपनाया है। पार्टी ने 2 टूक शब्दों में वैश्विक समुदाय को याद दिलाया कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला यह पूरा हिस्सा हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और वहां रहने वाले हमारे कश्मीरी भाई बहनों की सुरक्षा, गरिमा और अधिकार हमारे लिए सर्वोपरि है। शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर प्रमुख मनीष साहनी ने आज एक विशेष प्रेस वार्ता की और उसमें बताया, साहनी ने कहा कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जैसी स्थानीय संस्थाओं को आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंधित करना और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर स्वचालित हथियारों से गोलियां बरसाना पाकिस्तान का असली क्रूर चेहरा दिखाता है और दशकों से पाकिस्तान ने इस क्षेत्र का केवल आर्थिक और प्राकृतिक शोषण किया है। आटे, बिजली और बुनियादी राजनीतिक
अधिकारों के लिए तरस रही जनता पर सेना का इस्तेमाल करना यह साबित करना होता है कि पाकिस्तान इस क्षेत्र को संभालने में पूरी तरह असक्षम है और वही क्षेत्र की अस्थिरता की एकमात्र जड़ है। साहनी ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से मांग की है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के में पाकिस्तान द्वारा की जा रही इस आधिकारिक क्रूरता को मुक दर्शक बनकर देखना बंद करें। अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सा सेवाओं को रोकना युद्ध अपराध जैसी श्रेणी में आता है। और मनीष साहनी ने प्रधानमंत्री मोदी से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति मंचों पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर पर भारत का पूर्ण हक जताते हुए पाकिस्तान पर कड़ा दबाव बनाना चाहिए और वह इस जबरन कब्जाए गए इलाके को तुरंत खाली करे और इसे भारत और जम्मू कश्मीर के हवाले करे। सानी ने स्पष्ट किया कि चूंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर भारत का संवैधानिक हिस्सा है, इसलिए वहां के नागरिकों पर होने वाला कोई भी अत्याचार भारत चुपचाप स्वीकार नहीं करेगा। पाकिस्तान को अपनी दमनकारी नीतियां तुरंत बंद करनी होगी। सानी ने कश्मीर के नेताओं की पाकिस्तान की इस दमनकारी और नीतियों और चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। का जो पाकिस्तान के अंदर एक हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान की तरफ से नाजायज कब्जा कर रखा है, जिसको हम POJK भी कहते हैं, वहां जो गत दिवस जो है पुलिस, वहां की पाकिस्तान पुलिस द्वारा, वहां सेना द्वारा, वहां के वर्दी धारकों द्वारा जो है वहां पर उनकी जो है बर्बरता की गई, वहां पर गोली चलाई गई उन मासूम और निहत्थे हमारे कश्मीरी भाइयों पर। शिवसेना उसकी जो है कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं और सरकार से भी ये जो है पाकिस्तान को आगाह करते हैं कि ये पूरी तरह से नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान कान खोलकर सुन ले कि POJK जो पाकिस्तान ने जिस पर नाजायज कब्जा कर रखा है वो भारत का जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, है और रहेगा। आप देखिए गत दिवस वहां पर रावलकोट के अंदर, हमारे मुजफ्फराबाद के अंदर, वहां शांतिपूर्ण तरीके से जो हमारे कश्मीरी भाई वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, वो कोई चांद तारे नहीं मांग रहे थे, वो आटा, दाल, चावल, बिजली, पानी और अपने हक की बात कर रहे थे। उस पर पाकिस्तान के वर्दी धारकों ने, वहां के हुक्मनामों ने उन पर जो है पूरी बर्बरता के साथ गोलियां बरसाई, जिसमें 11 से लगभग 12 लोग जो है एक दर्जन लोगों ने जो है वो मौत के घाट उनको उतार दिया। 80 से 90 तक लोग जो है उनके घायल होने के समाचार हैं। ये बहुत बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है जिसको पूरी तरह से किसी भी एंगल के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं तो पूछना चाहता हूं वो कहां है मानव अधिकार आयोग जो कश्मीर में 24/7 जो है सक्रिय रहता है? कहां है UN? आज वो वहां पर पूरी तरह से मूक दर्शक क्यों बने हुए बैठे हैं? आंखों पर पट्टी बांधे और मुंह में दही जमाए क्यों बैठे हैं? तो ये भी पूछना चाहता हूं कहां है वो हमारे कश्मीर के लीडर, वो नेता जो है इजराइल की कार्रवाई का विरोध करते थे, अमेरिका की कार्रवाई का विरोध करते थे, ईरान पर हमले का विरोध करते थे, फिलिस्तीनियों पर हमलों का विरोध करते थे। आज पाकिस्तान के खिलाफ वो एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। वहां हमारे जम्मू कश्मीर के कश्मीरी भाइयों का कत्लेआम हो रहा है, वहां बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है, उसके खिलाफ वो पूरी तरह से जो है मूक दर्शक बने बैठे हैं। मैं अपनी केंद्र सरकार से भी, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी स्पष्ट शब्दों के अंदर मांग करता हूं कि बयानों और कूटनीतिक प्रयासों से आगे बढ़कर हमारा जो हिस्सा है पाकिस्तान के कब्जे में, जो POJK है, उसको जो है आजाद कराएं, वहां के लोगों को गुलामी से जो है बाहर निकालें, आजादी दिलाएं और उसको जो है भारत का हिस्सा बनाएं। शिवसेना की भी स्पष्ट शब्दों के अंदर चेतावनी है पाकिस्तान सरकार को कि हमारे कश्मीरी भाइयों के ऊपर, हमारे इलाकों के ऊपर आपके वर्दी धारकों की इस तरह की बर्बरता कार्रवाई कतई जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सदगुरु कबीर प्राकट्य दिवस और स्वामी महंत सूरजाराम महाराज साहब के 24वीं पुण्यतिथि पर होंगे 4 दिवसीय विशाल संत का समागम। प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा। मंगल कलश की विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी और विशाल चिकित्सा शिविर और सेवा कार्यों का आयोजन होगा। ज्योतिषाचार्य सदगुरु स्वामी श्री श्री 1008 पूज्य महंत सूरजाराम महाराज साहब की तपोभूमि कबीर आश्रम माधो बाग में 8 जून 2026 को सदगुरु कबीर प्राकट्य दिवस के साथ 4 दिवसीय कार्यक्रम का धूमधाम से मनाने के लिए आश्रम के गादीपति डॉक्टर महंत
रूप चंद दास के सानिध्य में कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया गया। आश्रम के प्रवक्ता इंजीनियर लक्ष्मी चंद धारीवाल ने बताया कि 26 जून 2026 को सतगुरु स्वामी महंत सुरजा राम महाराज साहब के 24वीं पुण्यतिथि पर विशाल संत समागम और भंडारा और विभिन्न सेवा कार्यों का आयोजन किया जाएगा। इसके अगले दिन मेडिकल कैंप का आयोजन आश्रम में किया जाएगा। 29 जून 2026 को सदगुरु कबीर प्राकट्य दिवस के अवसर पर कबीर आश्रम माधोबाग में तत्वावधान में विशाल संत समागम और शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 151 महिलाओं द्वारा मंगल कलश लेकर सैकड़ों की संख्या में भक्तजनों के साथ शोभा यात्रा में संतों का बंधारणा के साथ शोभा यात्रा प्रारंभ होगी और यह विशाल शोभा यात्रा प्रातः 9 बजे ओलंपिक सिनेमा के पास गांधी स्कूल के पास से प्रारंभ होकर के जालोरी गेट से होते हुए शनिचर जी का थान से 5वीं रोड से यू टर्न करते हुए गीता भवन के सामने से सिम्बाची गेट होकर पुनः शनिचर जी का थान होते हुए कबीर आश्रम पर समापन होगी। इस अवसर पर शोभा यात्रा के समापन पर कबीर आश्रम पर विशाल संत समागम का आयोजन किया जाएगा। इस विशाल संत समागम में आश्रम के गादीपति डॉक्टर रूपदास साहब के द्वारा प्रतिभावान विद्यार्थियों और शहर की विभिन्न सेवाभावी संस्थाओं और विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मान किया जाएगा। जून 2026 हमारे बड़े बाप जी सुरजाराम जी महाराज साहिब का पुण्यतिथि का कार्यक्रम है। 24वीं पुण्यतिथि रहेगी। उस उपलक्ष्य पर सुबह प्रातः हम लोग सभी जाकर के बाप जी की समाधि पर जाकर के पूजा अर्चना करने के बाद में दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक आरती का कार्यक्रम रहेगा, सत्संग का कार्यक्रम रहेगा। सायं आरती के बाद में कार्यक्रम समाप्त होगा। दूसरे दिन 27 तारीख को सुबह 9 से लेकर के 2 बजे के बीच में मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाएगा। उस मेडिकल कैंप के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के डॉक्टरों की जो स्पेशलिस्ट है उनकी सेवाएं उपलब्ध रहेगी। उसके बाद में 28 तारीख को संत समागम रहेगा। बाहर से पधारे हुए सभी संतों का बधाना किया जाएगा। 29 तारीख को प्रातः 9 बजे ओलंपिक सिनेमा के पास में से हमारी शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें भारतवर्ष से पधारे हुए सभी संतों को बग्गियों पर बैठा करके उनका बधाना करते हुए 5 रोड से होते हुए शिवाजी गेट से होते हुए वापस पुनः शनि भगवान के मंदिर के पास में होते हुए माधोबाग सुजाराम जी महाराज साहिब की तपोभूमि पर पहुंच करके कार्यक्रम का शुरुआत होगा। साहेब कबीर साहेब की जय हो। साहेब सुरजाराम जी। मारवाड़ जंक्शन आउवा रोड मुख्य बस स्टैंड पर फायरिंग का मामला। फायरिंग करने वाले बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अवैध पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। मारवाड़ जंक्शन के उपखंड मुख्यालय आउवा रोड मुख्य चौराहे पर कल शाम 2 बदमाशों द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंच करके 2 बदमाश युवकों को हिरासत में लिया गया था और जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के निर्देशन से सोजत उप अधीक्षक व्रताधिकारी रत्ना राम देवासी के सुपरविजन में मारवाड़ जंक्शन थाना अधिकारी राजेंद्र कुमार खदाव के नेतृत्व में पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन की टीम द्वारा बदमाशों द्वारा हवाई फायर करने की सूचना मिलने पर उनका पीछा कर 2 अवैध पिस्टल खाली और जिंदा कारतूस बरामद कर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और उनकी बाइक जब्त की गई। थाना अधिकारी राजेंद्र कुमार खदाव ने बताया कि पुलिस द्वारा तुरंत प्रभाव से मौके पर पहुंची और दुदोड़ गांव निवासी करण सिंह पुत्र भगवत सिंह उम्र 29 साल और प्रहलाद सिंह पुत्र मोर सिंह उम्र 26 साल निवासी दुदोड़ को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर 2 पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस 3 खाली कारतूस बरामद किए गए। पुलिस द्वारा आयुष अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाशों से पुलिस पूछताछ में जुटी है। उक्त कार्यवाही में मारवाड़ थाना अधिकारी राजेंद्र खदाव, सहायक उप निरीक्षक देशराज, सहायक उप निरीक्षक महेंद्र सिंह और जय राम, श्रीमती पुष्पा सोनी और मुकेश कुमार, कांस्टेबल सुरेश कुमार, कांस्टेबल अजय कुमार, कांस्टेबल चंदन, कांस्टेबल बाबूलाल, कांस्टेबल कैलाश चंद्र, सतीश कुमार, कांस्टेबल जितेंद्र, कांस्टेबल मदन सिंह, कांस्टेबल सुरेश कुमार, कांस्टेबल राहुल, कांस्टेबल कैलाश सिंह की अहम भूमिका रही। सुरेश पवार की रिपोर्ट। शराब ठेकेदारों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। पुलिस कमिश्नर की शिकायत कर दुकानों की चाबियां सौंपने की दी चेतावनी। पुलिस कमिश्नर शरद कविराज के कथित रवैये से परेशान होकर शराब ठेकेदारों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आज जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर और कल से पुलिस कमिश्नर को अपनी अपनी दुकानों की चाबी सौंपने की चेतावनी दी। शराब ठेकेदारों ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि जब से पुलिस कमिश्नर शरद कविराज जोधपुर में पदस्थापित हुए हैं तब से लगातार शराब ठेकेदारों को परेशान करने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए शराब ठेकेदार पुलिस कमिश्नर से भी मिले थे, लेकिन वह और अधिक नाराज हो गए। उन्होंने प्रत्येक दुकान पर
कमांड सेंटर द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगवाने की बात कही। शराब ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा की जा रही नाजायज कार्रवाई से शराब खरीदने वाले व्यक्ति की निजता का हनन होगा और इसलिए हम शराब ठेके चलाने में असमर्थ हैं और कल से हम सभी अनुज्ञाधारी दुकानें बंद करके दुकानों की चाबियां पुलिस कमिश्नर के सुपुर्द कर देंगे ताकि इनके द्वारा ही शराब ठेकों का संचालन किया जा सके। दे दिया ज्ञापन दिया आपने जी, इसके बारे में कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमने मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन दिया है क्योंकि यहाँ पे जोधपुर में कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बहुत ज्यादा शराब के प्रति अनैतिक गतिविधियों से हमारे ऊपर प्रेशर बनाया हुआ है। दिन को भी पुलिस आ जाती है दुकानों पर के शराब नहीं बेचने देंगे, एक पौवा नहीं बिकने देंगे। इस तरह के वीडियो भी हमारे पास मौजूद है कि किसी थाना अधिकारी ने कल ही जब डीजीपी साहब आए हुए थे उसी समय लाइव हमने डीजीपी साहब के जो नुमाइंदे जिन्होंने डीजीपी साहब ने बाहर भेजा था अपने नुमाइंदे को, उनको हमने लाइव दिखाया था। लाइव चल रहा था मोबाइल पे वीडियो, थाना अधिकारी दुकान पे खड़े खड़े कह रहे थे कि मैं एक पौवा नहीं बिकने दूंगा। तो इस तरह की जो एक शराब व्यवसाय के प्रति एक तरह की सोच रखना अच्छी बात नहीं है और उन्होंने कई तरह की हमसे बातें कही कि ये सरकार की नीतियां खराब है, गारंटी नीति के तहत शराब नहीं होनी चाहिए, इससे बिक्री को बढ़ावा मिलता है, ये होता है वो होता है। होगा जो भी होगा हमें नहीं पता, सरकार की नीतियों के तहत हम शराब बेच रहे हैं, हम सरकारी ठेके चला रहे हैं, सरकारी राजस्व की पूर्ति करनी हमारा पहला बाध्य पत्र है। हमें जिस एग्रीमेंट के तहत ठेके दिए गए हैं वो हमें पूर्ण करना आवश्यक है। तो इनकी अगर शराब के प्रति अनिच्छा है या शराब के प्रति इनकी जो सोच है वो जिस प्रकार की भी रही हो, उसके कारण हम हमारे घर बिकवा के और गारंटियां पूरी नहीं कर सकते साहब। ये सरकार शराब के ठेके कमिश्नर साहब से चलवाए, कमिश्नर साहब अपने स्तर पे चलाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। क्या मांगे? हमारी मांगे यही है, बिना मतलब प्रेशर नहीं बढ़ाया जाए और सरकार से ये मांग है कि टाइम बढ़ाया जाए ठेकों का। बार में 11 बजे तक बिकती है। पैसे वाला आदमी शराब खरीदने के लिए 11 बजे तक ऑथोराइज्ड है क्योंकि वो बाहर से खरीदेगा। एक मजदूर बेचारा जो छोटी मोटा शराब में इन्वेस्ट कर सकता है एंजॉय के लिए या मान लो एंटरटेनमेंट के लिए, वो अधिकारी नहीं है। वो 8 बजे के बाद उसके लिए सरकार की तरफ से मनाही है। अब सरकार एक ही राज्य में 2 तरह की नीतियों का पालन करवा रही है। एक जगह तो 8 बजे बिक रही है, 8 बजे बंद हो रही है और पैसे वालों के लिए 11 बजे तक मिल रही है, ले जाओ। कल से अगर यही स्थितियां रही तो कल से अनिश्चित। सरकार ने पॉलिसी जारी की थी, उस वक्त हम ठेकेदार को ये आश्वासन दिया गया था कि समय 10 बजे तक किया जाएगा। जब इनके सारे ठेके उठ गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद हमारा समय नहीं बढ़ाया गया। हम लोग ठेकेदार इस झांसे में रह के भी हमारा समय बढ़ेगा, हमारी बिक्री बढ़ेगी, तो हम उसके जो टेंडर जो जारी हुआ, जो हमारी गारंटी बनती है, हम पूरी कर देंगे। लेकिन सरकार ने हमारे साथ धोखा किया, हमारा समय नहीं बढ़ा। उस वजह से जगह जगह अवैध पन किया। जो ब्लैक में बेच रहे हैं उनकी बल्ले बल्ले हो गई और शराब के ठेकेदार आज भी आर्थिक तंगी झेल रहे हैं और गारंटियां पूरी हो रही है। अगर सरकार हमारा समय नहीं बढ़ा सकती है तो हमारी 20% गारंटी कम कर ले ताकि हमारे ठेके पूरे हो जाए। अगर हमारे सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो जितने भी शराब ठेकेदार है वो बर्बाद हो जाएंगे और उसकी जिम्मेदार सरकार खुद ही होगी। सरकार से मेरा निवेदन है, या तो हमारा समय बढ़ाए या फिर हमारी गारंटी कम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अन्यथा हम लोग को मजबूरन हड़ताल पे जाना पड़ेगा और अनिश्चित काल के लिए शराब के ठेके बंद करने पड़ेगा। पुलिस कमिश्नर की तानाशाही नहीं चलेगी। पुलिस कमिश्नर की तानाशाही पुलिस कमिश्नर की तानाशाही। गोरखपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्वांचल गांधी एवं पुरातत्वविद डॉक्टर संपूर्णानंद मल ने अपनी बहाली, लंबित मामलों की जांच और विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े कई गंभीर मुद्दों को उठाया। उन्होंने दावा किया कि पिछले 18 वर्षों से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। गोरखपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में डॉक्टर संपूर्णानंद मल ने कहा कि पिछले 18 वर्षों से वे अपनी बहाली और न्याय की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं और अधिकारियों को हजारों पत्र भेजे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। डॉक्टर मल ने बताया कि वे UGC नेट PhD तथा पुरातत्व विषय के शोधकर्ता हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी शोध परक पुस्तकें और अनुसंधान कार्य देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अध्ययन का विषय है। उन्होंने अपनी नियुक्ति और सेवा से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर मल ने कहा कि उनकी बहाली की मांग करते करते लगभग 2 दशक बीत चुके हैं और अब उनकी सेवा अवधि में केवल 7 माह का समय शेष रह गया है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते न्याय मिला
तो वे शिक्षा और पुरातत्व के क्षेत्र में और अधिक योगदान दे सकते हैं। डॉक्टर मल ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में कथित रूप से बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि यदि पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन हुआ है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर संपूर्णानंद मल का कहना है कि जब तक उनके सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तब तक वे लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से अपना संघर्ष जारी रखेंगे। अब देखना होगा कि उनकी मांगों पर संबंधित विभाग और प्रशासन क्या रुख अपनाते हैं। आज गोरखपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की जा रही है और किन किन बिंदुओं पे चर्चाएं हुई हैं, प्रेस वार्ता की गई है, मुझे जानना जरूरी है क्योंकि पूर्वांचल की धरती पर डॉक्टर संपूर्णानंद मल जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके कई मांग हैं। और एक तो अभी डीडीयू में जो हल्ला मचा हुआ पेड़ काटे गए हैं डीडीयू द्वारा, 1000 पेड़ काटे गए, उस पर भी चर्चा करेंगे हम। तो इनके साथ क्या घटनाएं हुई हैं उसके बारे में विस्तार बताएं। संपूर्णानंद मल्ल जी को कॉन्स्पिरेसी के तहत अवैध धन उगाही योजना की भूमिका में टर्मिनेट कर दिया गया है। ये कहकर टर्मिनेट किया गया है कि बीए में 50% नंबर हैं। अब तो हमको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भ्रष्टाचार, अपराध और नियम कानून, रूल ऑफ लॉ को रौंदने की प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अवैध धन उगाही और तेज बढ़ गई है। संपूर्णानंद मल मानदेय शिक्षक के रूप में विश्वविद्यालय में 5 लोगों के साथ अपॉइंट हुए और अवैधानिक ढंग से एक वित्तीय अनियमितता में डिसमिस कार्यकारी प्रोफेसर वीसी था, कार्यवाहक एके मित्तल, उसने इनको यह कहकर डिसमिस किया कि बीए में आपके नंबर कम है, 50% होना चाहिए। जबकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो भारत की संसद द्वारा अधिनियमित संस्था है, उसका रूल कहता है कि जो 55% से ऊपर पाएगा एमए में वो नेट क्वालिफाई करेगा, वो नेट की परीक्षा में बैठेगा, वो विश्वविद्यालय में शिक्षक पद के लिए पात्र है यदि पास होगा तब, यदि पास होगा तो। और यूजीसी नेट की जो डिग्री है उसको कोई भी अदालत, कोई भी वाइस चांसलर, कोई भी गवर्नर, कोई भी जिलाधिकारी उसको वायलेट नहीं कर सकता। रेगुलेशन है वो रेगुलेशन है। यूजीसी के रेगुलेशन को वायलेट करके इनको टर्मिनेट कर दिया गया। ये उच्च न्यायालय गए, उच्च न्यायालय ने आदेश किया इनके मामले को डिस्पोज ऑफ करो। तो एक और कार्यकारी कुलपति पीके मोहंती, जिसने हरिश्चंद्र शिवशंकर वर्मा को टर्मिनेट किया था, वो हाई कोर्ट के ऑर्डर से लड़ करके 5 प्रोफेसरों को किया, लेकिन वो लड़ करके वापस आए। इनके मामले में हाई कोर्ट के निर्देश के बाद फिर इन्होंने कूट रचना की कि इनका बीए में नंबर कम है, इसलिए इनको टर्मिनेट किया जाता है, इनका कोई तथ्य नहीं बनता है, इनका कोई हक नहीं बनता है। ये कूट रचना माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को देखते हुए धोखा है और कॉन्स्पिरेसी को और पुष्ट करने का प्रयास है। तब जहां तक अनियमितता का सवाल है, एक वीसी आया जिसका नाम प्रोफेसर राजेश सिंह था, वो पूर्णिया विश्वविद्यालय में उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमे पंजीकृत हुए। 12 बजे रात को वहां से भागा और आया गोरखपुर विश्वविद्यालय में, वाइस चांसलर हो गया। एक कांस्टेबल की भर्ती होती है, एक चपरासी की भर्ती होती है, प्यून की भर्ती होती है, उसका कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है। और वो 3 साल तक अपराध करता रहा और मल मांग पर मांग करते रहे और वो दबाता रहा। अंत में यहाँ से कार्यकाल पूरा किया और गया। और एके मित्तल की तो वो हालत हुई कि वो तो प्रोफेसर होने के लायक नहीं था, वो डिसमिस हुआ, उसकी पीएफ पेंशन जब्त हो गई। इसके बाद ये मांग दर मांग करते रहे। यूजीसी की कोई अनीता मिश्रा मैडम है, 2008 में लिखा कि कहीं कंटेम्प्ट न हो जाए। यूजीसी का नहीं, सचिवालय की स्पेशल सचिव कुछ उच्च अनीता मिश्रा कोई हैं, वो 2008 में लिखती हैं कि इनके मामले को तत्काल त्वरित ढंग से डिस्पोज ऑफ किया जाए और डिस्पोजल नहीं होता है, मुझे सूचित किया जाए और शिकायतकर्ता को सूचित किया जाए, डॉक्टर संपूर्णानंद मल को। वो पत्राचार भी दबाकर बैठ जाता है, आज तक नहीं विश्वविद्यालय बैठ जाता है। फिर एक कुलपति यहाँ ही लगता है कि ऐसा समझा जाता है कि अभी नाजायज धन राजभवन में देकर अपॉइंटमेंट पा गई
और विश्वविद्यालय के पेड़ों को ये कहकर कि ये 25 साल पुराने पेड़ हैं, 25 साल नहीं 2500 साल हो जाएं, हजारों पेड़ इतने कटवा दिया जो गोरखपुर शहर का फेफड़ा था। और ऐसा समझा जाता है कि फिर किसी उच्च पद पर जाने के लिए पेड़ों को काट कर इसने राजभवन पहुंचाया है। अन्यथा की स्थिति में डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल की बहाली अब तक हो गई होती, ये रीस्टेट हो गए होते, इनको सब भुगतान हो गया होता। 7 महीने का और टाइम है। अगर ये तथाकथित हरिश्चंद्रों की सरकार चाहती है कि सबके साथ न्याय हो, ये एलिजिबल पर्सन है, इन्होंने कोई अन्याय नहीं किया है, ये हर शोषित पीड़ित मानवता के खिलाफ जो अपराध होता है उसके विरुद्ध उठकर खड़े होते हैं। ऐसे व्यक्ति को, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय का पहला ऐसा ब्राइट स्टूडेंट है जो DU में गया और आर्कियोलॉजी में PhD करके आया हिस्ट्री में, और उसकी लिखी किताबें गोरखपुर विश्वविद्यालय पढ़ाता है, पूरे देश में पढ़ाई जाती है, पूरे देश में पढ़ाई जाती है। लेकिन संपूर्णानंद मल्ल तथाकथित प्रोफेसर हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन बताएगा कि संपूर्णानंद मल्ल तथाकथित प्रोफेसर हैं, और तथाकथित प्रोफेसर कैसे नियुक्त किया जाता है। इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी अगर टर्मिनेट करती तो मैं मान लेता, इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने टर्मिनेट नहीं किया। गलत लोगों ने, अधिकार विहीन लोगों ने, अवैध धनगाही भूमिका योजना के तहत जिन लोगों ने धन पहुंचा दिया, जो 45 नंबर पाए, 49 नंबर पाए, उनका अपॉइंटमेंट हो गया, रिटायर होकर घर गए प्रोफेसर होकर, और वो पेंशन ले रहे हैं। और एक जायज आदमी वो नेट PhD भी नहीं है, और एक जायज आदमी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का PhD होल्डर है, जो नेट JRF है, UGC कहता है कि तुम एलिजिबल हो प्रोफेसर के लिए, शिक्षक के लिए, उसको घुमाया जा रहा है। डॉक्टर साहब नमस्कार। आज प्रेस क्लब गोरखपुर में मौजूद हूँ और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, तो क्या आपने इसमें पत्रकारों के बीच क्या क्या वार्ता हुई है और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ विश्वविद्यालय से कि मैं योग्य हूँ। एक ही योग्यता है भारत में विश्वविद्यालय और कॉलेज के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वह है MA 55% और UGC नेट पास होना चाहिए। BA में कोई 33 पाया है, 99 पाया है, इससे कोई मतलब नहीं, वह मैं योग्य हूँ। और मुझे विश्वविद्यालय 2008 में अयोग्यता के आधार पर निकाल दिया था। एक फ्रॉडुलेंट कुलपति ने कूट रचित एक दस्तावेज तैयार किया और साजिश रची गई है बाकायदा। मैं इस कैमरे पर नहीं कहना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ यहाँ से लेके और ऑनरेबल गवर्नर से और ऑनरेबल CM साहब से, जो जीरो टॉलरेंस और जो ईमानदारी की सरकार के नगाड़े बजाए जाते हैं, कहाँ ये लोग सोए हैं, किस गली में हैं, कि मैं यदि योग्य नहीं तो इस भारत के अंदर, इस विश्वविद्यालय को तो छोड़ दीजिए, इस भारत का कोई आचार्य योग्य कैसे? यदि रेगुलेशन UGC संसद का बना रेगुलेशन के अनुसार यदि जो योग्यता है वो वही योग्य नहीं, मुझे BA के सर्टिफिकेट से क्या मतलब है? मुझे MA में 55% के आधार पर प्रथम श्रेणी PG था, मैं नेट दिया, नेट क्वालिफाई हूँ, JRF आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हूँ। मुझे आपके इस अयोग्यता से क्या लेना देना? मेरी योग्यता गवर्नर तय करेंगी, प्रेसिडेंट या कोई शासनादेश तय करेगा, फ्रॉडुलेंट कुलपति तय करेगा, कोई नहीं तय कर सकता। ऑलरेडी रेगुलेशन में संसद के बने कानून के अनुसार UGC नेट हूँ और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हूँ। और जहाँ तक उत्तम शैक्षिक अभिलेख का प्रश्न है, इस विश्वविद्यालय में तो इंडोलॉजी हिस्ट्री में किसी के पास नहीं है, एंसेंट हिस्ट्री आर्कियोलॉजी में देश में किसके पास है, यह जांच का विषय है। और इस जांच को इस गोरखपुर में रहने वाले, गोरखपुर में के जाने माने इसी विश्वविद्यालय के इंडोलॉजिस्ट प्रोफेसर जे राय से एक बार कंसल्ट करके उनसे पूछना चाहिए कि स्कॉलर कैसा है। और एक और स्कॉलर है इंडोलॉजिस्ट हिस्टोरियन देश की जो जीवित है, रोमिला थापड़, जिनके पास तक पहुंच किसी की नहीं है, वो न्यूयॉर्क में रहती हैं, JNU की हैं, इनसे पूछ लिया जाए। मेरे बारे में प्रोफेसर BR मणि, प्रोफेसर KN दीक्षित जीवित हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं। इस पुस्तक का विमोचन KN दीक्षित और BR मणि की उपस्थिति में पटना के ज्ञान भवन में डिप्टी CM सुशील मोदी के समय 2009 फरवरी में हुआ था। यह पुस्तक जो है, यह पुस्तक देश के सारे विश्वविद्यालयों में PG स्तर पर मेथड्स एंड थियरी की पुस्तक है। रिसर्च इंडिया प्रेस दिल्ली ने इसको पब्लिश किया है और यूट्यूब सहित सारे जितने भी चैनल्स हैं, फ्लिपकार्ट, यूट्यूब और अमेजन, सब पर पुस्तक उपलब्ध है। मेरी पुस्तक पूरे देश में पढ़ाई जाती है मेथडोलॉजी की। मैं निवेदन अंतिम रूप से ही करता हूँ ऑनरेबल गवर्नर महोदया से और ऑनरेबल CM साहब से, योगी जी से, कि क्या आपको
क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है? मेरी योग्यता की परख होने कब तक होती रहेगी? 7 महीने मेरा और टेन्योर बचा है। मुझे 2003 अगस्त से वरिष्ठता के आधार पर इंडोलॉजी डिपार्टमेंट एंसेंट हिस्ट्री आर्कियोलॉजी HAC में प्रोफेसर ऑफ आर्कियोलॉजी पद पर नियुक्त कर दिया जाए। इस विश्वविद्यालय की गरिमा बढ़ेगी मेरी नियुक्ति से। इस विश्वविद्यालय को पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई आर्कियोलॉजी का, मैं प्योर आर्कियोलॉजी में PhD करके आया हूँ, उनका सम्मान बढ़ेगा। और जो टूटने की तरफ बढ़ रहा है, पतन की ओर बढ़ता हो एंसेंट हिस्ट्री आर्कियोलॉजी कल्चर, जहाँ आर्कियोलॉजी PG पढ़ाई जाती है वहाँ प्रोफेसर तो दूर, कोई आचार्य कोई असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। इमीडिएट मेरी नियुक्ति कर दें। और मेरा अधिकार है प्रोफेसरशिप पाना, मेरा अधिकार है, मेरा राइट है। आप केन साहनी की रिपोर्ट। मारवाड़ के आंवला रोड पर फायरिंग, पुलिस पहुंची मौके पर 2 बदमाशों को लिया हिरासत में। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में एक बार फिर फायरिंग की वारदात हुई। आंवला रोड जोधाना होटल के पास 2 बदमाशों ने नशे की हालत में फायरिंग कर दी। फायरिंग की सूचना से सिटी थाना पुलिस तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंची और फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों को हिरासत में लिया। थाना अधिकारी राजेंद्र कुमार खदाव ने बताया कि नशे की हालत में दोनों बदमाशों ने फायरिंग की। बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग की और मौके से एक पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा दुदोड़ गांव निवासी करण सिंह और प्रहलाद सिंह नामक 2 बदमाशों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए दोनों बदमाश से पुलिस गहन पूछताछ में जुट गई है। तो वहीं क्षेत्र में लगातार दूसरी बार फायरिंग की वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। पाली जिले के सादरी थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बीती रात शीतला माता रोड स्थित बेरा जामुनवाला क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक मकान के पीछे की खिड़की तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना के समय परिवार के सदस्य घर के बाहर बरामदे में सो रहे थे, जबकि चोर अंदर घुसकर अलमारी और पेटियों के ताले तोड़ते रहे। वहीं पीड़िता कन्या पत्नी रता राम जड़वा चौधरी के अनुसार चोर सोने की कंठी, चांदी के कंदोरे और कड़िया, चूड़िया तोड़े सहित बड़ी मात्रा में आभूषण और करीब 31,500 रुपए नगद चोरी कर ले गए हैं। सुबह जब परिजन जागे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला, जिसके बाद चोरी का खुलासा हुआ। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने इससे पहले पास के एक अन्य मकान में भी घुसने का प्रयास किया था। सूचना पर सादड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। वहीं क्षेत्रवासियों ने जल्द खुलासे और रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। सुरेश पवार की रिपोर्ट।